तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टोनी स्टार्क की सीक्रेट ओरिजिन के बारे में, जो कि सारे ओरिजिन से बहुत हटके है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब टोनी स्टार्क आयरन मैन गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ टीम अप करते थे और स्पेस के विलन्स को लड़ते थे। स्पेस में विलन से लड़ते लड़ते टोनी स्टार्क ने बहुत सारे कानून तोड़े थे और इसी वजह से उन्हें स्पेस कोर्ट में पेश किया जाना था और इसीलिए उन्हें कैद करके रखा गया था। इस बीच रोबोट जिसका नाम रिकॉर्डर 451 है वो आता है और टोनी स्टार्क को समझाता है कि अगर आप ट्रायल बाय कॉम्बैट वहाँ पर क्लेम कीजिएगा तो मैं इसी बीच आपके लिए आपका आयरन मैन सूट भिजवा दूंगा और जब सब कोई बिजी हो जाएंगे आप अपने सूट को पहनकर वहाँ से भाग जाइएगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है, पर टोनी के वहाँ से निकलते ही वहाँ के पूरे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। एक सिविलाइजेशन को अपने सामने ख़त्म होते देख टोनी को गुस्सा आता है। वो स्टार-लॉर्ड को बोलता है कि वो अपने एक पर्सनल मिशन के लिए निकल रहा है, जो कि रिकॉर्डर 451 को ख़त्म करना था, ताकि 451 फ्यूचर में किसी सिविलाइजेशन को ख़त्म ना कर पाए। इस मिशन के लिए वो गैलेक्सी के सबसे फेमस बाउंटी हंटर डेथ हेड को चूज़ करता है और तलाश जारी करता है। टोनी वहीं से शुरुआत करते हैं जहां उसने लास्ट टाइम देखा था। सिग्नल को ट्रेस करते हुए दोनों रिकॉर्डर 451 के शिप में लैंड करते हैं। टोनी डेथ हेड को बोल रहा होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम रिकॉर्डर 451 को ख़त्म ही कर देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे उससे पूछताछ करनी है। इसी बीच रिकॉर्डर 451 वहां आता है और डेथ हेड को उसका इनाम देता है और उसे पता चलता है कि रिकॉर्डर 451 ने पहले ही टोनी को उसके पास लाने के लिए डेथ हेड को हायर किया था। रिकॉर्डर 451 पेपर को हैक करता है, जो कि टोनी स्टार्क के आर्मर का एआई सिस्टम था, और उसे ना चाहते हुए भी अपने पीछे पीछे एक कमरे में ले जाता है। इसी दौरान वो उसे बताता है कि वो उसकी एक मदद करे। टोनी स्टार्क उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है और तभी रिकॉर्डर 451 उसे एक क्लिप दिखाता है और वो देखता है कि हॉवर्ड स्टार्क यानी कि उसके डैड उसे बता रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अर्थ और उसके सलामती के लिए किया, और पीछे में रिकॉर्डर 451 खड़ा है। टोनी स्टार्क चौंक जाते हैं। 451 बताता है कि बहुत साल पहले जब वो जन्म लेने वाला था तब डॉक्टर ने बताया था कि टोनी बहुत जल्द मर जाएगा, जिस पर हॉवर्ड स्टार्क को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिस इंसान के पास इतनी पहुंच हो और वर्ल्ड के टॉप जीनियस में से हो, वो अपने ही बच्चे को नहीं बचा पाएगा। वो तलाश शुरू कर देते हैं और उन्हें इसी बीच एक एलियन से मुलाकात होती है। वो एलियन बताता है कि रिकॉर्डर 451 के पास इसका उपाय ज़रूर होगा, लेकिन वो दूसरे एलियंस के कैद में है। हॉवर्ड स्टार्क अपनी एक टीम बनाता है और उसे आज़ाद कराता है। उसे आज़ाद कराते ही उस एलियन संगठन को एक एलियन शिप में बैठकर अर्थ छोड़ने पर मजबूर करता है, लेकिन जब वो एलियन शिप अर्थ छोड़ देता है तब उन्हें एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है रिकॉर्डर 451 की ओर से, जिसमें वो कहता है कि उसने सिस्टम्स ख़राब कर दिए हैं ताकि वो एलियंस फिर कभी किसी को परेशान न कर पाएँ। इसके बाद रिकॉर्डर 451 मारिया के शरीर में कुछ इंजेक्ट करता है और हॉवर्ड स्टार्क से विदा लेता है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे देख मारिया बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर हॉवर्ड स्टार्क कहते हैं कि अब हम इसे प्यार करेंगे। टोनी को इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो गुस्से में होता है। तभी रिकॉर्डर 451 उसे बताता है कि उसका जन्म एक बहुत ही खास मकसद के लिए हुआ है, इस यूनिवर्स को दुश्मनों से बचाने के लिए, जिस पर टोनी बोलता है कि हमारे पास थॉर और हल्क जैसे हीरोज़ हैं जो कि हमें बचा सकते हैं। 451 बताता है कि मैं मामूली विलन्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सर्वशक्तिमान सेलेस्टियल्स की। फिर वो दिखाता है कि टोनी स्टार को गॉड किलर नामक आर्मर चलाने के लिए बचपन से ही प्रोग्राम कर दिया गया था और वही इसे चला सकता है। फिर वो उसे 25,000 फुट आर्मर दिखाता है जो कि किसी को भी ख़त्म कर सकता था, चाहे वो सेलेस्टियल ही क्यों ना हो। डेथ हेड को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो सीधे 451 की ओर निकल पड़ता है। डेथ हेड 451 को
तलाश करते ही उस पर हमला बोल देता है और इसी बीच टोनी स्टार्क को समय मिल जाता है उसकी नज़रों से दूर होने का। डेथ हेड 451 को मारने ही वाला होता है कि वो उसे हैक कर लेता है और टोनी स्टार्क को अपने पास लाने को बोलता है। टोनी स्टार्क के पास पहुंचते ही डेथ हेड उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए बहुत सारे आर्मर लाए हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि 451 ने डेथ हेड के आर्मर पे कंट्रोल पाया था, ना कि उसकी बॉडी पे, और टोनी स्टार्क अपने आर्मर्स की ओर बढ़ पड़ता है। 451 उसे पकड़ने ही जा रहा होता है कि डेथ हेड उसे पकड़कर उस ऊंचाई से कूद देता है। 451 डेथ हेड के सिस्टम में कंट्रोल पाकर खुद को आज़ाद कर देता है और डेथ हेड नीचे क्रैश करके मर जाता है। टोनी स्टार्क अपने आर्मर की ओर पहुंचने ही वाला होता है कि 451 उस गॉड किलर आर्मर का डायरेक्शन एक प्लैनेट की ओर कर देता है और टोनी स्टार्क ना चाहते हुए भी गॉड किलर को कंट्रोल करने वाला हेलमेट पहनते हैं। टोनी स्टार्क के हेलमेट पहनने के बावजूद वो गॉड किलर प्लैनेट के बीचों बीच से निकलता है और एक और प्लैनेट तबाह हो जाता है। रिकॉर्डर 451 को लगता है कि टोनी स्टार्क ने अपना 100% नहीं दिया था और इसीलिए वो गॉड किलर का अगला डेस्टिनेशन अर्थ सेट कर देता है। टोनी समझ चुके थे कि गॉड किलर को कंट्रोल करना उनकी बस की बात नहीं और 451 को रोकना भी होगा, इसीलिए वो अपने आर्मर सेट की ओर बढ़ते हैं जो डेथ हेड उसके लिए लाया था। अपने आर्मर सेट को सूट अप करके वो 451 के खिलाफ लड़ते हैं और उसके सारे सिस्टम्स को डैमेज करते हैं और वो रिकॉर्डर 451 को समझाते हैं कि उनसे गॉड किलर कंट्रोल नहीं होगा, इसीलिए उसका डेस्टिनेशन चेंज कर दे। लेकिन रिकॉर्डर 451 एक लूप में फंस गया था। वो कंफ्यूज हो गया था कि उसके सारे कैलकुलेशंस गलत कैसे हो गए। इसी बीच टोनी स्टार्क टोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें प्रजातियों को बचाने के लिए बनाया गया था, ना कि उन्हें ख़त्म करने के लिए। और ये सुनते ही रिकॉर्डर 451 गॉड किलर का डेस्टिनेशन एक अलग ही डायमेंशन में कर देते हैं ताकि गॉड किलर किसी के हाथ ना लगे। इसी बीच टोनी 451 को बचाकर गार्जियन से मिलता है और अर्थ के लिए निकल पड़ता है। वो असली पेपर और अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन एक बात उसे सताई जा रही थी कि रोबोट्स कभी गलत नहीं होते, भले ही इंसान क्यों ना हो, और वो इसकी तहकीकात करना शुरू करता है और वो काल निकालकर एक अनजान जगह के लिए निकल पड़ता है जो शायद एग्जिस्ट ही ना करता हो। वो एक अनजान इंसान की खोज में निकल पड़ता है जो शायद एग्जिस्ट ही ना करता हो। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हॉवर्ड स्टार्क मारिया को बताते हैं कि उसे 451 पर भरोसा नहीं और 451 के जाते ही मारिया पर चेकअप करते हैं, जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके होने वाले बच्चे के अंदर एक टाइम बॉम्ब टाइप कुछ है जो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर उसके शरीर को बेजान कर देगी। 451 ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जब टोनी बड़ा होकर गॉड किलर आर्मर से अपने आप को कनेक्ट करेगा तो उसका शरीर बेजान हो जाने के कारण वो गॉड किलर आर्मर से हमेशा के लिए कनेक्टेड रह जाएगा और सेलेशियंस का खात्मा करके यूनिवर्स को बचाएगा। लेकिन हॉवर्ड स्टार्क इस चीज़ का एंटीडोट बना देते हैं और 451 के प्रोग्राम को बेकार कर देते हैं और पैदा लिया बच्चा एक डिफेक्ट से पैदा होता है और ज़िंदा रहने के लिए उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। 451 को ये बात पता न चले और वो किसी दूसरे के पास ऐसी एक्सपेरिमेंट ना करे, हॉवर्ड स्टार्क एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम टोनी होता है। यस गाइस, टोनी स्टार्क इस कहानी के हिसाब से अडॉप्टेड थे और हॉवर्ड स्टार्क का असली बेटा का नाम आर्नो था। लास्ट के कुछ पन्नों में हम देखते हैं कि टोनी आर्नो से मिलकर उससे फ्यूचर में साथ काम करने की बात करता है और कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है। हाल ही में आए सोर्स स्टोन की एक ऑफिशियल तस्वीर में आयरन मैन को देखा गया। उस पिक में हर इंसान के ऊपर उससे रिलेटेड वाले एवेंजर्स को दिखाया गया था और सोल स्टोन के ऊपर आयरन मैन को दिखाना शायद कोई इत्तेफाक नहीं। मैंने इस कहानी को इसलिए चुना क्योंकि हम सब ने आयरन मैन की हर मूवी देखी है और उसमें टोनी स्टार्क का सोल स्टोन से कोई वास्ता नहीं। पर आयरन मैन 2 में हम हॉवर्ड स्टार्क को ये कहते हुए सुनते हैं कि तुम मेरी सबसे बड़ी रचना हो टोनी। तो हो सकता है कि फ्लैशबैक में टोनी स्टार्क के ऊपर उनके पिता ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो जिसमें शायद सोल स्टोन का इन्वॉल्वमेंट हो। बेशक टोनी का कोई भाई ना हो,
पर शायद सोल स्टोन का कनेक्शन हमें वहीं से मिल सकता है, अगर टोनी स्टार्क का कोई लेना देना भी है सोल स्टोन से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।